24 दिसंबर 1999, क्रिसमस ईव। एक ऐसा दिन जो खुशियों और उत्सवों से भरा होना चाहिए था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814, एक आधुनिक एयरबस A300, अपने यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार थी। काठमांडू के शांत एयरपोर्ट से दिल्ली की अपनी रूटीन यात्रा के लिए तैयार थी। यह एक सामान्य उड़ान होने वाली थी जो दो शहरों को जोड़ती। फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स, 15 क्रू मेंबर्स, सभी अपने अपने सफर पर निकलने को उत्सुक थे। फैमिलीज, न्यूलीवेड्स, आम लोग, हर कोई अपने प्रियजनों के पास पहुंचने या छुट्टियां मनाने के सपने देख रहा था। सब इस बात से अनजान थे कि आगे एक बुरा सपना उनका इंतजार कर रहा है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। फ्लाइट ने शाम 4:30 बजे उड़ान भरी। आसमान साफ था और मौसम यात्रा के लिए अनुकूल था। माहौल शांत था, यात्रा जानी पहचानी थी। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ सो रहे थे। लेकिन यह फ्लाइट एक नेशनल क्राइसिस का सेंटर बन जाएगी। एक ऐसा संकट जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जैसे ही प्लेन ऊपर चढ़ा, बादलों को चीरते हुए 5 लोग जो हरकत उल मुजाहिदीन के मेंबर्स थे, एक आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। उनकी निगाहें हर गतिविधि पर टिकी हुई थीं। उनका मिशन प्लेन को हाईजैक करना एक दुस्साहसिक और खतरनाक योजना का हिस्सा था और भारत में जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना था। इन मासूम जिंदगियों का इस्तेमाल करना अपनी मांगों को पूरा करवाने का एक क्रूर तरीका था। पैसेंजर्स अपनी दुनिया में खोए हुए थे, कुछ संगीत सुन रहे थे, कुछ अपने काम में व्यस्त थे। उन्हें नहीं पता था कि वे 8 दिन की मुश्किलों में फंसने वाले हैं। एक ऐसी कैद जो उनकी हिम्मत और हौसले की परीक्षा लेगी। यह कहानी है IC 814 की, एक ऐसी उड़ान जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जो डर, लाचारी और मुश्किल फैसलों की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने हार नहीं मानी। हम एक सिंपल फ्लाइट के इंडिया के सबसे भयानक हॉस्टेज क्राइसिस में बदलने की एक मिनट की कहानी देखेंगे। कैसे एक सामान्य उड़ान एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई। एयरक्राफ्ट हिमालय के ऊपर से उड़ रहा था, बर्फीली चोटियों को पीछे छोड़ते हुए, लेकिन अंदर एक तूफान आने वाला था। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देगा। 5 हथियारबंद आदमी, लाल मास्क पहने, अपनी पहचान छुपाए हुए हमला करने की तैयारी में थे। उनके हाथों में हथियार थे और दिल में नफरत। तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। हर सेकंड भारी था, हर पल अनिश्चितता से भरा हुआ था। फ्लाइट के 1 घंटे बाद एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुलने लगी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। तभी अचानक 5 नकाबपोश लोगों ने, जिनके हाथों में ग्रेनेड और पिस्टोलें थीं, प्लेन पर धावा बोल दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए प्लेन पर कब्जा कर लिया। उनमें से एक, इब्राहिम अत्तर, कॉकपिट की तरफ लपका और दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। उसने कैप्टन देवी शरण के सिर पर बंदूक रख दी और चिल्लाया, वेस्ट की तरफ उड़ो, बिना किसी सवाल के। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम प्लेन को हवा में ही उड़ा देंगे। कैबिन में चीख पुकार मच गई, घबराहट की लहर दौड़ गई। पैसेंजर्स डर से चिल्लाने लगे, कुछ रोने लगे। उन्हें अपनी सीटों पर सिर झुकाए रखने के लिए मजबूर किया गया ताकि कोई भी हाईजैकर्स की नजरों में न आए। हाईजैकर्स ने इंडियन नेशनल्स को ढूंढने के लिए एक करके सभी के पासपोर्ट इकट्ठा किए, उनकी पहचान जानने के लिए। रिपन कात्याल, एक न्यूलीवेड, ने थोड़ी सी भी बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो उसे तुरंत पकड़कर सबके सामने घसीटा गया। उसका हाल दूसरों के लिए एक भयानक चेतावनी था कि अगर किसी ने भी विरोध करने की कोशिश की तो उसका क्या अंजाम होगा। कैप्टन शरण ने अपनी और अपने पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए धमकी में आकर ईंधन भरवाने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की रिक्वेस्ट की। लेकिन हाईजैकर्स ने एक ही बात पर जिद की, हमें वेस्ट की तरफ ही उड़ना है और कहीं नहीं। वह शांतिपूर्ण यात्रा जो कुछ देर पहले शुरू हुई थी, 26,000 फीट की ऊंचाई पर एक भयानक और डरावने बुरे सपने में बदल गई। हाईजैकर्स अपनी बंदूकें और ग्रेनेड लहराते हुए लगातार गलियारों में गश्त कर रहे थे। हर एक पैसेंजर को डरा रहे थे और उन पर अपनी दहशत कायम कर रहे थे। क्रू मेंबर्स हर संभव कोशिश कर रहे थे। वे हाईजैकर्स के कमांड्स को पैसेंजर्स तक पहुंचा रहे थे और साथ ही डरे हुए पैसेंजर्स को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। क्रिसमस ईव की खुशी पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक डरावने डर और अनिश्चितता ने ले ली। उस मुश्किल घड़ी में अजनबी भी एक दूसरे के दोस्त बन गए। सब फुसफुसाते हुए प्रार्थनाएं कर रहे थे और अपने बच्चों को दिलासा दे रहे थे। वे पूरी तरह से अपने अपहरणकर्ताओं की दया पर थे और एक अनजान जगह की ओर उड़ रहे थे जहां उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। किसी को भी यह नहीं पता था कि वे कभी अपने घर वापस जा पाएंगे या नहीं।
या वे अपने परिवार को फिर कभी देख भी पाएंगे या नहीं। कैप्टन शरण ने बड़ी ही समझदारी से काम लिया और हाईजैकर्स को ईंधन के लिए अमृतसर में लैंड करने के लिए मना लिया। उन्होंने उन्हें समझाया कि ईंधन भरने के बाद ही वे आगे की यात्रा कर पाएंगे। बचाव का एक छोटा सा मौका, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। इंडियन अथॉरिटीज ने समय खरीदने की उम्मीद में देरी की ताकि कोई हल निकाला जा सके और यात्रियों को सुरक्षित बचाया जा सके, लेकिन देरी और गलत कम्युनिकेशन ने इस मौके को खत्म कर दिया। सही समय पर सही सूचना न मिलने से स्थिति और बिगड़ गई। हाईजैकर्स को शक हुआ और उन्होंने सबको जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बढ़ा दिया। उड़ान भरने के लिए मजबूर होकर प्लेन रनवे पर बाल बाल बचा। एक भयानक हादसा होते होते टल गया। अगला स्टॉप लाहौर, पाकिस्तान। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उन्हें लैंड करने से मना कर दिया क्योंकि वे इस मामले में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन कैप्टन शरण ने एक रिस्की इमरजेंसी लैंडिंग की। यात्रियों की जान बचाने के लिए उन्होंने यह जोखिम उठाया। पाकिस्तान ने प्लेन में ईंधन भरा, लेकिन उसे वहां से हटाना चाहता था। वे नहीं चाहते थे कि यह मामला उनके देश में और बढ़े। हाईजैकर्स का अगला मूव, दुबई। दुबई में 27 बंधकों को जरूरी सामान के बदले रिहा कर दिया गया। ये एक छोटी सी राहत थी, लेकिन संकट अभी भी जारी था, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। परिवारों को कुछ सुकून मिला। दुनिया ने हाईजैकर्स की क्रूरता देखी। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था। रिपन कात्याल की बॉडी बाहर भेजी गई। ये एक दुखद क्षण था, जो भारत के लिए एक डरावना मैसेज था। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कुछ बंधकों की रिहाई से उम्मीद जगी, लेकिन कात्याल की हत्या ने देश के दुख को गहरा कर दिया। यह एक मिश्रित भावना थी, आशा और निराशा। प्लेन फिर से सामान लेकर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन कंधार, अफगानिस्तान के लिए उड़ गए। हाईजैकर्स बातचीत करने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कंधार में उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा। संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। ये एक लंबी और कठिन परीक्षा थी। दुनिया ने डर के मारे देखा। हर कोई इस संकट के अंत का इंतजार कर रहा था। बाकी बंधकों की किस्मत दांव पर थी। उनका भविष्य अनिश्चित था। क्रिसमस का दिन IC-814 तालिबान कंट्रोल्ड कंधार में लैंड हुआ। तालिबान, जो बिचौलिए के तौर पर काम कर रहा था, ने बातचीत को और मुश्किल बना दिया। प्लेन को अलग थलग पार्क किया गया था, जिसके चारों ओर हथियारबंद लड़ाके थे। अंदर हालात बिगड़ गए। टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहे थे, खाना कम था और दिमागी टॉर्चर था। हाईजैकर्स पैसेंजर्स को लगातार डराते रहते थे, फांसी देने की धमकी देते थे। तालिबान ने न्यूट्रल होने का दावा किया, लेकिन उन पर हाईजैकर्स की मदद करने का शक था। जैसे ही इंडियन टीम पहुंची, बातचीत और तनावपूर्ण हो गई। उन्हें एक दुश्मन माहौल का सामना करना पड़ा। 6 दिनों तक 160 लोगों ने एक जीते जागते नरक को सहा। हाईजैकर्स और तालिबान के बीच फंसे रहे। दुनिया एक समाधान का इंतजार कर रही थी। कंधार में हाईजैकर्स ने 35 आतंकियों को रिहा करने की मांग की, जिनमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था, और $200 मिलियन भी मांगे। इंडियन गवर्नमेंट, जिसका नेतृत्व PM वाजपेयी कर रहे थे, को एक मुश्किल चुनाव का सामना करना पड़ा। आतंकियों से बातचीत करें या 160 जिंदगियों को दांव पर लगा दें। डिप्लोमेट विवेक काटजू ने इंडियन टीम का नेतृत्व किया, जो तालिबान के कंट्रोल में बातचीत कर रहे थे। हाईजैकर्स ने बंधकों को मारने की धमकी दी। सरकार ने देरी की, एक सफलता की उम्मीद में। मिलिट्री एक्शन को खारिज कर दिया गया। कंधार दुश्मन इलाका था। बंधकों के परिवार वालों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी परेशानी पूरे देश में फैलाई गई, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया। मुख्य दुविधा, पॉलिसी बनाए रखे या जान बचाए। कैबिनेट ने बहस की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और हालात बिगड़ते गए, ऑप्शन कम होते गए। दुनिया ने भारत की नैतिक लड़ाई को देखा। सरकार के संकल्प की हद तक परीक्षा ली गई। बंधकों की किस्मत एक राष्ट्रीय जुनून बन गई। एयरक्राफ्ट के अंदर हर पैसेंजर जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। डॉ. संजीव छिब्बर ने लगातार डर और हाईजैकर्स की क्रूरता को याद किया। पुरुषों की आंखें बांध दी जाती थीं। किसी भी विरोध का जवाब मौत की धमकियों से दिया जाता था। फिर भी इंसानियत बनी रही। पैसेंजर्स ने खाना शेयर किया, एक दूसरे को दिलासा दिया और उम्मीद से चिपके रहे। क्रू मेंबर्स, खासकर फ्लाइट पुरसर अनिल शर्मा, जीवन रेखा बन गए। मैसेज दे रहे थे और बीमारों की देखभाल कर रहे थे। कैप्टन शरण का दबाव में शांत रहना जिंदगियों को बचा गया। रचना कात्याल, जो अपने हनीमून पर विधवा हो गई थी, ने अकल्पनीय दुख सहा। सतनाम सिंह की सेहत बिगड़ गई, जिससे समाधान की जरूरत साफ हुई। विरोध के छोटे छोटे काम, फुसफुसाहट, भक्ति गीत, उम्मीद को जिंदा रखे हुए थे।
पैसेंजर्स ने टूटने से मना कर दिया। सरकार में उनकी उम्मीद ही उनकी एकमात्र ढाल थी। इस परीक्षा ने मानवीय सहनशक्ति की सीमाओं को परखा। जहां बंधक दर्द में थे, वहीं भारत में उनके परिवार वालों को अपने बुरे सपने का सामना करना पड़ रहा था। खबर के लिए बेताब वे दिल्ली एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए, फिर सड़कों पर उतर आए। प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर रोजाना के विरोध प्रदर्शन नेशनल न्यूज बन गए। भावनात्मक अपील और दुखी परिवार वालों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर छा गईं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया। मीडिया की लगातार कवरेज ने पब्लिक सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया। उन्हें वापस लाओ। हाईजैकर्स बढ़ते दबाव से वाकिफ थे, उन्हें फायदा मिला। आलोचकों ने तर्क दिया कि भावनात्मक आक्रोश ने भारत की बातचीत की स्थिति को कमजोर कर दिया। परिवार वालों के लिए यह सिंपल था, वे अपने अपनों को घर वापस चाहते थे। उनकी पुकार सरकार के अंतिम फैसले में एक निर्णायक फैक्टर बन गई। देश के दर्द को अनदेखा करना नामुमकिन था। 7 दिनों के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपना फैसला ले लिया। नए साल की शाम को एक डील हुई। 3 आतंकियों मसूद अजहर, जरगर और शेख को बंधकों की आजादी के बदले रिहा किया जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह ने खुद आतंकियों को कंधार तक पहुंचाया। यह एक्सचेंज, जो दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट किया गया, भारत के लिए एक कड़वा पल था। बंधक, कमजोर लेकिन जिंदा, आखिरकार आजाद हो गए। हाईजैकर्स तालिबान की मदद से गायब हो गए। आजाद हुए बंधक भारत लौटे, जिससे देश में राहत और जश्न का माहौल था, लेकिन खुशी के नीचे बेचैनी थी। भारत ने जान बचाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया था। यह परीक्षा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके नतीजे अभी शुरू ही हो रहे थे। आजादी की कीमत बहुत ज्यादा थी। कंधार हाईजैकिंग ने भारत पर एक गहरा निशान छोड़ा। आतंकियों की रिहाई को एक रणनीतिक गलती के तौर पर बड़े पैमाने पर निंदा की गई। मसूद अजहर ने जल्द ही जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जो भारत पर घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था। अहमद उमर सईद शेख पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल था। इस डील की कीमत आने वाले सालों में खून से चुकाई गई। भारत ने एविएशन सिक्योरिटी में सुधार किया, स्काई मार्शल तैनात किए और प्रोटोकॉल को सख्त किया। इस संकट ने आतंकवाद और राज्य नीति पर एक राष्ट्रीय समीक्षा को मजबूर किया। कंधार एक दर्दनाक अध्याय बना हुआ है, जो दर्द, नामुमकिन विकल्पों और समझौते की भारी कीमत की कहानी है। ये निशान बना हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चुकाई गई भारी कीमत की याद दिलाता है।